हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक बहुत अमेजिंग टीवी सीरीज़ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सीरीज़ का नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। वांडा विजन के बाद मार्वल की इस साल की दूसरी सबसे बड़ी सीरीज़ है। इस टीवी सीरीज़ की स्टोरी सही में बहुत माइंड ब्लोइंग है। अगर आप एक मार्वल फैन नहीं भी हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी सीरीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ जाए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एपिसोड 1 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सैम विल्सन यानी फैल्कन अपने कपड़े को प्रेस कर रहा था। साथ ही उसके पास में कैप्टन अमेरिका की शील्ड पड़ी हुई थी। ये शील्ड एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी में स्टीव रॉजर्स ने ही सैम विल्सन को दी थी, क्योंकि अब स्टीव बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपनी विरासत को आगे किसी को देना था। इसीलिए स्टीव ने वाइब्रेनियम से बनी अपनी शानदार शील्ड को फैल्कन को सौंपा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आतंकवादी गिरोह ने यूएस एजेंट्स को किडनैप कर लिया था और इसीलिए सेम यूएस आर्मी की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। और उन आतंकवादियों में काफ़ी हवाई लड़ाई होने के बाद फैल्कन उस एजेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है। इस काम में रेडविंग नाम के एक ऑफिसर ने भी फैल्कन की मदद की थी। काम पूरा होने के बाद फैल्कन और रेडविंग एक जगह बैठे थे। तभी रेडविंग फैल्कन को बताता है कि दुनिया भर में अभी माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि थैनोस ने जब चुटकी बजाई तो दुनिया की आधी आबादी धूल बन गई थी, और जब फिर से दुनिया की वो आबादी वापस आई तो चीज़ें काफ़ी गड़बड़ा गई। अब लोग खाने पीने और घर जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी तरस रहे हैं। इस वजह से कुछ लोगों ने फ्लैग स्मैशर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इस ग्रुप का एक ही मकसद है कि दुनिया को फिर से उसी सिचुएशन में ले जाए जैसी पहले थी, जब आधी आबादी गायब थी। फैल्कन रेडविंग की ये बातें सुनकर उसे बोलता है कि रेडविंग को फ्लैग स्मैशर को ऑनलाइन ट्रैक करना चाहिए और उनके बारे में अगर कोई भी लीड मिले तो उसे बताए। बाद फैल्कन न्यूयॉर्क चला जाता है, जहाँ पर वो कैप्टन अमेरिका के मेमोरियल पर जाता है। यहाँ सबको उम्मीद थी कि फैल्कन अब खुद को नया कैप्टन घोषित करेगा, पर होता बिल्कुल उल्टा है। फैल्कन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को यूएसए के सेनेटर को दे देता है। पता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही कैप्टन अमेरिका थे, जो कि स्टीव रॉजर्स थे, और अब जब वो यहाँ नहीं है तो उनकी लेगेसी को हमें मेमोरियल में ही रखना चाहिए। स्पीच देने के बाद सैम कैप्टन जेम्स रोड से मिलता है, जो कि आयरन मैन के अच्छे दोस्त थे। यहाँ ये दोनों अपने दोस्त स्टीव के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं कि विंटर सोल्जर यानी बकी एक जगह पर काफ़ी सारे लोगों का मर्डर कर रहा था, पर हम समझ पाते हैं कि ये एक्चुअली में बकी का एक बुरा सपना है जो कि उसके पास्ट की याद दिला रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बकी एक साइकेट्रिस्ट का सेशन अटेंड कर रहा था। असल में ये साइकेट्रिस्ट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी ताकि बकी अपने बीते हुए कल से उभर पाए और फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। बकी अपने डॉक्टर को बताता है कि उसने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उसने उन लोगों का नाम लिखा है जिन्होंने बकी से गलत काम करवाए थे, क्योंकि पहले बकी जब विंटर सोल्जर था तो उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। उसके सामने जैसे ही कुछ ट्रिगर वर्ड बोले जाते तो वो लोगों के कंट्रोल में आ जाता था। इस वजह से हाइड्रा और कई दूसरे लोगों ने बकी से कई सारे गलत काम करवाए। अब बकी इस लिस्ट में लिखे नाम वाले लोगों को सजा देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बकी और उसके डॉक्टर के बीच में बातचीत होती है, जहाँ उसे डॉक्टर समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पास्ट के बुरे सपनों से बचना है तो उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनका उसकी वजह से कभी न कभी कुछ बुरा हुआ है। देखते हैं कि बकी एक जापानीज बूढ़े आदमी के साथ लंच पर जाता है। बकी की दोस्ती इस आदमी से कुछ टाइम पहले ही हुई थी। वो आदमी बकी के लिए एक डेट फिक्स करता है वहाँ पर ही काम करने वाली एक लड़की के साथ। यहाँ हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि बकी जिस आदमी के साथ दोस्ती कर रहा था वो आदमी असल में एक लड़के का पिता था जिसे बकी ने कभी पहले मार दिया था। हम देखते हैं कि सैम अपने परिवार से मिलने जाता है। सैम के घर में उसकी सिस्टर सैरा और उसके 2 बच्चे थे। यहाँ हम देख पाते हैं कि सैम की बहन उससे नाराज़ थी, क्योंकि सैम हमेशा हीरोगिरी के काम से घर से बाहर जाता और जिस वजह से घर की सारी प्रॉब्लम सैरा को अकेले फेस करनी पड़ती थी। सैरा फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, और इसीलिए सैरा ने डिसाइड किया था कि वो उसके पेरेंट्स की बोट बेच देगी ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए। सैम नहीं चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी को बेचे, और इसीलिए सैम सैरा को लेकर के एक बैंक जाता है ताकि उसे लोन मिल सके, पर वहाँ उनका लोन अप्रूव नहीं होता। शाम बकी अपनी डेट पर जाता है और लौटते वक्त उस बूढ़े आदमी के घर जाता है। वो चाहता था कि वो उसे सच्चाई बता दे कि उसकी वजह से ही उसका बेटा मारा गया, पर वो हिम्मत नहीं कर पाता और इसीलिए वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेडविंग एक शहर में फ्लैग स्मैशर्स पर नज़र रखे हुए था। फ्लैग स्मैशर्स वहाँ पर बैंक लूटने की तैयारी कर रहे थे। रेडविंग उनमें से एक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी रेडविंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है। होश में आने पर रेडविंग ये सारी बातें फैल्कन को बताता है। फैल्कन और रेडविंग की बात चल ही रही थी कि तभी फैल्कन के रूम में सैरा आ जाती है और वो उसे टीवी चलाने को बोलती है। सैम टीवी चलाता है और जो वो टीवी पर देखता है उसे देखकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। टीवी पर सेनेटर पूरी दुनिया के सामने एक नया कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस कर रहे थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो शील्ड सैम ने गवर्नमेंट को मेमोरियल में रखने के लिए दी थी, वो शील्ड सरकार जल्द ही किसी दूसरे बंदे को देकर नया कैप्टन बना देगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो नया कैप्टन अमेरिका यानी जॉन वॉकर है वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है,
और इसीलिए उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीयर अप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए में स्टेडियम के अंदर कैप्टन का इंटरव्यू होने वाला होता है। इंटरव्यू लेने वाली लेडी जॉन वॉकर को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त उसके बारे में बताती है कि वॉकर अमेरिका के बेस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स में से एक है, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर काफी सारे टिपिकल मिशंस में सफलता पाई है। साथ ही उनको 3 बार मेडल ऑफ ऑनर भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जॉन मेंटली और फिजिकली भी कैप्टन बनने के लिए सबसे ज्यादा योग्य थे। बाद जॉन वॉकर भी लोगों को भरोसा दिलाता है कि वो एक शानदार कैप्टन बनेगा। वहीं दूसरी ओर बकी जब ये सब टीवी पर देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। बकी सीधे ही फैल्कन के पास पहुंचता है और उसे कन्फ्रंट करता है। सैम को बोलता है कि स्टीव ने तुम पर भरोसा करके तुमको ये शील्ड दी थी और तुमने ये किसी और को ऐसे ही दे दी, जिस पर सैम बताता है कि उसको नहीं पता था कि वो शील्ड किसी और को दे देंगे, उसने तो बस इसे मेमोरियल में रखने के लिए दी थी। बाद सैम बताता है कि वो लोग अभी फ्लैग स्मैशर के एक अड्डे पर धावा बोलने जा रहे हैं, जिस पर बकी भी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सैम और बकी जंगल के बीच बने एक खंडर बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहीं रेडविंग ऊपर हवा में से ही सारी चीजों पर निगरानी रखे हुए होता है। बकी और सैम वहां से जा रही फ्लैग स्मैशर की गाड़ियों का पीछा करते हैं, जिनमें कम से कम 5 से 6 फ्लैग स्मैशर के लोग थे। तभी रेडविंग इन दोनों को बताता है कि एक गाड़ी के अंदर कोई इंसान पीछे की तरफ बंद है। बकी उसकी मदद करने के लिए उधर जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक बच्ची बैठी थी। बकी को लगता है कि जरूर फ्लैग स्मैशर के लोगों ने इस बच्ची को किडनैप किया होगा, इसीलिए वो मदद के लिए आगे बढ़ता है। सरप्राइज सरप्राइज, वो बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं होती, बल्कि फ्लैग स्मैशर की लीडर होती है। उसका नाम कार्ली था। कार्ली बकी को जोर से लात मारती है, जिससे बकी पीछे वाली गाड़ी पर जा गिरता है। हम समझ पाते हैं कि कार्ली एक सुपर सोल्जर है। अगर आपको नहीं पता कि सुपर सोल्जर क्या होता है तो मैं बता दूं कि सुपर सोल्जर वो लोग हैं जिन्होंने एक तरीके का सीरम लिया है, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बाकी लोगों से काफी ज्यादा हो जाती है। और उसके साथ ही बकी और सैम पर भारी पड़ते हैं, पर तभी वहां पर जॉन वॉकर और लेमार आ जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका बनाने के साथ साथ लेमार को बैटल स्टार बना दिया था, जो कि जॉन की हर लड़ाई में मदद करता था। और लेमार भी कार्ली और उसके साथियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो भी सुपर सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाते और फ्लैग स्मैशर के लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सैम और बकी वहां से पैदल ही लौट रहे थे, पर जॉन उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। इन लोगों की थोड़ी बहस हो जाती है और इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। सैम को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर हाइड्रा पूरी तरह खत्म हो गया है तो फ्लैग स्मैशर्स के लोगों के पास सुपर सोल्जर सीरम आई कहाँ से। इस पर बकी बताता है कि शायद वो एक ऐसा आदमी को जानता है जो कि सुपर सोल्जर सीरम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन रखता है। अब बकी और सैम बाल्टीमोर नाम के एक शहर जाते हैं, जहाँ बकी एक घर के बाहर जाता है और गेट को नॉक करता है, जिस पर अंदर से एक लड़का बाहर आता है। बकी उससे इजिया ब्रैडली के बारे में पूछता है, पर वो लड़का इस नाम को पहचानने से मना कर देता है। बकी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें इजिया से मिलने देता है। हमें यहाँ एक और बड़ा सच रिवील होता है। स्टीव रॉजर्स उस टाइम के अकेले सुपर सोल्जर नहीं थे, बल्कि इजिया ब्रैडली भी एक सुपर सोल्जर था, पर उसके ब्लैक होने के कारण उसको ना कभी नाम मिला और ना इज्जत। जब आर्मी वालों को पता चला कि इजिया के ऊपर सीरम ने सक्सेसफुली वर्क किया है तो उन्होंने इजिया को जेल में डाल दिया और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, और इसीलिए इजिया आज भी यहाँ छुप कर रहता है। अपने साथ घटी सारी गलत चीज़ों के लिए काफ़ी गुस्सा था और इसीलिए वो सैम और बकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उनकी कोई मदद नहीं करता। घर से निकलने के बाद सैम को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ ब्लैक होने के कारण एक सुपर सोल्जर को कभी इज्जत नहीं मिली, जिसने देश के लिए काफ़ी कुछ किया। और बकी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। स्टेशन जाने में पता चलता है कि बकी ने काफ़ी टाइम तक अपने डॉक्टर का सेशन अटेंड नहीं किया था और इसी वजह से उसकी कंप्लेन हो गई थी। डॉक्टर एक कंबाइंड सेशन लेती है बकी और सैम का, जिसके अंदर वो इन दोनों को आमने सामने बैठा देती है और बताती है कि उन दोनों को एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है ये डिस्कस करो। इस पर बकी सैम को बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि स्टीव ने तुमको इतने भरोसे से शील्ड दी थी और तुमने उसे यूं ही दे दिया। जिस पर सैम बोलता है कि उसको जो सही लगा उसने वही किया और स्टीव ने इसीलिए उसको शील्ड दी थी क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। खत्म होने पर बकी और सैम बाहर आते हैं, जहाँ जॉन और लेमार उनका वेट कर रहे थे। जॉन यहाँ पर सैम और बकी को एक ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उनके साथ काम कर सकते हैं, पर सैम और बकी इसके लिए साफ मना कर देते हैं। जिस पर जॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर वो उनके रास्ते में कभी ना आए, वरना उनके लिए अच्छा ना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कार्ली और उसके साथी कुछ सामान लेकर एक प्लेन के थ्रू भाग रहे हैं। यहाँ हमारे मन में डाउट आता है कि आखिर ये किससे भाग रहे हैं। एक्चुअली कार्ली यहाँ पर पावर ब्रोकर नाम के एक इंसान से भाग रही थी, जिससे उसने सुपर सोल्जर की सीरम चुराई थी। ऐसा क्यों, यह हम आगे देखेंगे। सैम और बकी अब तक सुपर सोल्जर सीरम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए थे और इसीलिए बकी सजेस्ट करता है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो बैरन जीमो की मदद लें, और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जीआरसी यानी ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल का ऐड आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि वर्ल्ड को चला रहे थे, साथ ही वर्ल्ड में चल रहे क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हम आगे देखते हैं कि जॉन वॉकर और लेमार फ्लैग
स्मैशर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करते हैं, पर उन्हें कहीं भी कार्ली और उसके साथियों का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए जॉन और लेमार अब डिसाइड करते हैं कि कार्ली को ढूंढने के लिए अब वो बकी और सैम का पीछा करेंगे। उन्हें जैसे ही कार्ली मिलेगी वो उसे पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी ओर सैम और बकी जीमो से मिलने एक जेल में जाते हैं। सिविल वॉर के अंदर किए हुए कांडों के कारण जीमो को यहाँ पर लाइफ टाइम जेल की सेंटेंस हुई थी। बकी जीमो से मिलने के लिए जाता है। जीमो से नई सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पूछता है, जिस पर जीमो एक शर्त रखता है कि वो इसके बारे में बता तो देगा, पर उसके लिए उसे जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। बकी को पता था कि सैम इस काम के लिए कभी हाँ नहीं करेगा, इसलिए वो उसे बिना बताए जीमो को जेल से भगाने में मदद करता है। बाद बकी, सैम और जीमो एक साथ प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जीमो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि सोकोविया की रॉयल फैमिली थी, पर एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर अल्ट्रॉन ने उसकी कंट्री को तबाह कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कार्ली एक जीआरसी के कैंप में रो रही थी। वहाँ पर मामा डोनिया नाम की एक लेडी की डेथ होने वाली थी। असल में कार्ली एक अनाथ बच्ची थी और मामा डोनिया ने ही उसे पाला था, पर अब उनकी डेथ होने वाली थी, इसलिए वो दुखी थी। दूसरी ओर सैम, बकी जीमो के कहने पर माद्रीपुर नाम की एक सिटी में जाने वाले थे। असल में माद्रीपुर एक तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सेंटर था और जीमो के अकॉर्डिंग सीरम और कार्ली के बारे में उन्हें यही इन्फॉर्मेशन मिलनी थी। यहाँ ये तीनों लोग एक क्लब में भेस बदल कर जाते हैं कि जीमो के कहने पर वहाँ तमाशा खड़ा कर देता है और लोगों को मारने लगता है ताकि क्लब के ओनर का ध्यान उन पर जाए। बाद क्लब का ओनर इन तीनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ जीमो क्लब के ओनर के सामने एक झूठी डील रखता है। जीमो सीरम की इन्फॉर्मेशन के बदले विंटर सोल्जर और उसके ट्रिगर वर्ड्स उसको देने का वादा करता है। यहाँ हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि बकी अब विंटर सोल्जर में कन्वर्ट नहीं होता था और ना ही ट्रिगर वर्ड से अब उसे कोई फ़र्क पड़ता था। क्लब के ओनर को नहीं पता थी, इसीलिए वो उन्हें बताती है कि मैड्रीपुर के अंदर पावर ब्रोकर नाम का एक आदमी है जिसने कुछ टाइम पहले हाइड्रा के एक साइंटिस्ट को हायर किया, जिससे कि वो सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट कर सके। और उसने ना तो सिर्फ सीरम बनवाई बल्कि पहले से भी ज़्यादा एडवांस सीरम बनवाई। इस सीरम को लेने के बाद में बॉडी या हाइट पे कोई चेंज नहीं आता, पर हाँ फिर भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। टाइम पहले कार्ली और उसके साथियों ने पावर ब्रोकर से ये सारी सीरम चुरा ली और इसीलिए पावर ब्रोकर कार्ली के पीछे पड़ा है। पर तभी क्लब के ओनर को जीमो पर शक होता है और इसीलिए वो अपने आदमी को इन्हें शूट करने को कहती है। पर तभी पीछे से एक गोली चलती है और क्लब के ओनर वहीं मारी जाती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मैड्रीपुर के अंदर सबके पास मैसेज चला जाता है कि जो भी इन तीनों को पकड़ेगा उसको करोड़ों का इनाम दिया जाएगा और इसी वजह से इनके पीछे पूरा शहर लग जाता है। पर तब यहाँ उनकी मदद के लिए शेरन आ जाती है। वही है जिसने सिविल वॉर के टाइम पर भी स्टीव और सैम की मदद की थी। शेरन को यूएसए ने मुजरिम करार दिया था और इसी वजह से वो अब अमेरिका लौट नहीं सकती थी। ये तीनों शेरन की मदद से उस साइंटिस्ट के लैब में पहुंच जाते हैं जिसने सीरम बनाई थी। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि पावर ब्रोकर के कहने पर उसने ये सीरम को रिक्रिएट किया और पहले से भी ज़्यादा एडवांस बनाया ताकि ये बॉडी पर कोई इफेक्ट ना लाए, पर फिर भी सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड दे दे। ये सब बता ही रहा था तभी जीमो अपनी गन निकाल के उस साइंटिस्ट को गोली मार देता है। जीमो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सुपर सोल्जर्स इस दुनिया के लिए एक अभिशाप से कम नहीं थे और इन्हीं की वजह से काफ़ी सारे गलत काम हो रहे थे। उसने अब जब साइंटिस्ट को ही मार दिया है तो अब कोई और नई सीरम नहीं बना पाएगा। अब ये लोग उस साइंटिस्ट की लैब से बाहर आते हैं तो वहाँ पर मैड्रीपुर के कई सारे लोग इन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही मौजूद थे, पर शेरन की मदद से ये वहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्ली और उसके साथी जीआरसी की एक बिल्डिंग को लूट रहे होते हैं और उसके बाद वो उस बिल्डिंग को आग लगा देते हैं, जिस वजह से बिल्डिंग में बंद कई लोग मारे जाते हैं। जीमो को पता चलता है कि कार्ली अभी लेटविया नाम के एक शहर में है, तो ये तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। सैम और जीमो घर के अंदर जाते हैं पर बकी घूमने का बहाना करके कहीं चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वकांडा की डोरा मिलाजे जीमो को पकड़ने आई थी, पर बकी के कहने पर वो उन्हें 8 घंटे का समय देती है। के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बकी डोरा मिलाजे से मिलने आया था और यहाँ पर मिलने के बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। आज से 6 साल पहले जब वो विंटर सोल्जर था और उसके बाद जब वो वकांडा गया तब डोरा मिलाजे की मदद से ही वो विंटर सोल्जर से नॉर्मल हो पाया था। उन्हीं की मदद से अब ट्रिगर वर्ड उस पर काम नहीं करते थे। इसके सबसे इमोशनल सीन्स में से एक है जहाँ बकी ठीक होने की खुशी में रो पड़ता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जीमो, सैम और बकी लेटविया के जीआरसी के कैंप में पहुंचते हैं जहाँ इन्हें लग रहा था कि कार्ली मौजूद होगी। हाँ, कार्ली नहीं मिलती। इस कैंप में जगह जगह फ्लैग स्मैशर के लाल पंजों वाले निशान बने हुए थे। बकी और सैम वहाँ बैठे रिफ्यूजीज से कार्ली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर जीमो अपना दिमाग लगाता है, वो अपनी जेब से कुछ टॉफियाँ निकालता है और वहाँ खेल रहे रिफ्यूजी बच्चों को बांट देता है। इसके बाद बातों ही बातों में वो उनसे कार्ली के बारे में जानकारी निकालता है। उनमें से एक बच्ची बताती है कि कार्ली मामा डोनिया के फ्यूनरल में गई हुई है, साथी भी वहीं होंगे। जीमो, सैम और बकी को इस बारे में कुछ नहीं बताता, पर सैम के बार बार पूछने पर वो फाइनली बता ही देता है।
दूसरी तरफ देखते हैं कि कार्ली एक कब्रिस्तान के पास खड़ी थी जहाँ पर उसने अपनी बाकी सीरम छुपा रखी थी। अब कार्ली उस सीरम के थ्रू और भी नए सुपर सोल्जर्स बनाने वाली थी। सैम, बकी और जीमो फ्यूनल वाली जगह पर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में जॉन वॉकर और नेमार मिल जाते हैं। आज शुरू से ही बकी और सैम का पीछा कर रहे थे। जॉन कार्ली और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहता था, पर सैम चाहता था कि वो एक बार कार्ली से अकेले में बात कर ले, शायद वो मान जाए सरेंडर के लिए। जॉन उसकी बात मानकर उसको 10 मिनट का टाइम देता है। सैम बिना सूट या हथियार लिए अंदर चला जाता है। सैम कार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरीके से लूटपाट करने और लोगों को मारने से कोई बदलाव नहीं आएगा, पर कार्ली भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और सैम को कहती है कि उसे कन्विंस करने की जगह सैम को भी उसकी साइड आ जाना चाहिए। इन दोनों की बात चल ही रही होती है और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, पर तभी जॉन वॉकर और नेमार अंदर आ जाते हैं। कार्ली जॉन और नेमार को देखकर समझती है कि ये सब एक ट्रैप था और इसीलिए वो और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं। सैम, बकी और जॉन कार्ली का पीछा करने लगते हैं। कार्ली नीचे के रास्ते से भागने की कोशिश करती है, पर वहां पर पहले से ही जीमो मौजूद था और वो कार्ली को धक्का मार के गिरा देता है। कार्ली के हाथों से सीरम का पैकेट गिर जाता है। जीमो जैसे ही जमीन पर गिरी सीरम की शीशियां देखता है तो वो उन्हें एक एक करके तोड़ने लगता है, पर तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वो जीमो को मारकर बेहोश कर देता है। देखता है कि लगभग सारी शीशियां टूट गई थी, पर उसे एक सही सलामत सीरम की शीशी मिलती है। जॉन उसे चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है। वहीं कार्ली और उसके साथी बचकर भागने में कामयाब होते हैं। वो सैम, बकी वापस घर लौट आते हैं। वहीं जॉन और नेमार भी वहां आ जाते हैं। वो चाहते थे कि जीमो को वो फिर से जेल में डाल दें, पर तभी वहां डोरा मिलाजे भी आ जाती है, क्योंकि उनके दिए हुए 8 घंटे पूरे हो चुके थे। वॉकर और डोरा मिलाजे में इस बात की बहस हो जाती है कि जीमो को जेल कौन ले जा रहा है। जॉन, नेमार, डोरा मिलाजे में लड़ाई चालू हो जाती है। बकी और सैम साथ में खड़े होकर देख रहे थे, पर वो उन्हें रोकते नहीं है। पर जब डोरा मिलाजे जॉन और नेमार को मारने ही वाली थी, तब बकी और सैम को बीच में आना ही पड़ता है और इसी चीज़ का फायदा उठाकर जीमो वहां से भागने में कामयाब होता है। जैसे बहुत बुरी तरह पिटने के बाद जॉन बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये लोग तो सुपर सोल्जर भी नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझे पीट दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और नेमार बात कर रहे थे, जहां जॉन नेमार से पूछता है कि अगर उसे कभी मौका मिले सुपर सोल्जर सीरम पीने का तो क्या वो ऐसा करेगा, जिस पर नेमार हाँ बोलता है। नेमार कहता है कि सीरम आपके अंदर की अच्छाई या बुराई को बदलती नहीं है, बल्कि जो अंदर होता है उसी को बाहर लाती है। हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि जॉन ये सीरम खुद लेने की सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं, जो कि सैम की बहन सेरा को कॉल करके एक एड्रेस देती है और साथ ही सेरा को धमकाते हुए कहती है कि अपने भाई को समझा लो कि वो मेरे रास्ते में ना आए, वरना ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। सेरा ये एड्रेस और धमकी सैम को बताती है, जिस पर सैम और बकी दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कार्ली पहले से ही मौजूद थी। कार्ली एक बार फिर सैम को उसका साथ देने की बोलती है, पर सैम साफ मना कर देता है। तभी शैरन का ऑडियो मैसेज सैम के पास आता है, जिसमें शैरन बताती है कि जॉन और नेमार कार्ली के साथियों को पकड़ने के लिए एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। ये मैसेज कार्ली भी सुन लेती है। इसके बाद कार्ली, सैम और बकी तीनों उस बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। कार्ली के साथी नेमार को तो पीट कर एक जगह बांध देते हैं कि लोग जॉन से लड़ रहे होते हैं। फैल्कन और बकी भी वहां पहुंच जाते हैं, पर फैल्कन ये देख के शॉक हो जाता है कि जॉन उस सुपर सोल्जर को बड़ी आसानी से पीट रहा होता है और उसके हाथ में रखे पाइप को रबड़ की तरह मोड़ देता है। यही मतलब था कि जॉन ने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया था। वहीं नेमार भी कैद से बच के भागने में कामयाब होता है। इसके बाद कार्ली और उसके साथियों के बीच में लड़ाई होती है। सैम, बकी, नेमार, जॉन एक साइड होते हैं और दूसरी तरफ कार्ली और उसके साथी। इनके बीच में लड़ाई चली रही होती है कि कार्ली की एक जोर से किक नेमार को लगती है, जिससे कि वो पिलर से जा टकराता है और नेमार की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। कार्ली और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं, पर अपने दोस्त की मौत को देखकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वो कार्ली और उसके साथियों का पीछा करने लगता है। कार्ली तो बचकर भागने में कामयाब होती है, पर उसका एक साथी निको पकड़ा जाता है। निको को बहुत बुरी तरीके से मारता है। निको उसे समझाता है कि उसने उसका मर्डर नहीं किया था, बल्कि वो कार्ली थी, पर जॉन किसी की नहीं सुनता। और इसके बाद इस सीरीज का सबसे डार्क सीन आता है, जिसके अंदर जॉन स्टीव रॉजर्स की शील्ड को उठा करके निको के सिर में बार बार मारता है, जिससे निको की वहीं मौत हो जाती है। ये घटना लैटविया शहर के एकदम बीचों बीच हो रही थी, जिसे कई सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा और रिकॉर्ड भी किया। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जॉन एक रेलवे ट्रैक के ओर भाग रहा था। निको को मारने के बाद जॉन उस जगह से भागकर एक स्टोरेज फैसिलिटी में चला जाता है। तभी वहां सैम और बकी भी आ जाते हैं। जॉन को समझाते हुए कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, ना तो नेमार को मरना चाहिए था और ना निको को। इसके बाद सैम और बकी जॉन से शील्ड वापस करने को कहते हैं। जॉन पहले ही पगलाया हुआ था और शील्ड वापस मांगने की बात से और भड़क जाता है और इसके बाद वो इन दोनों से लड़ने लगता है। जानते थे कि जॉन वॉकर ने सुपर सोल्जर सीरम ले ली थी, जिस वजह से अब उसकी ताकत और स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी और इसीलिए पहले तो वो बकी और सैम दोनों पर ही भारी पड़ता है। लड़ाई इतनी घमासान होती है कि वो सैम के पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। फाइनली सैम और बकी मिलकर शील्ड लेने में कामयाब हो ही जाते हैं। इसके बाद सैम शील्ड पर लगे खून को साफ करता है। यहाँ पर हम सैम को इमोशनल होता हुआ देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को आज जॉन ने खराब कर दिया था। हम देखते हैं कि जॉन को यूएसए में काउंसिल के सामने पेश होने का ऑर्डर मिलता है।
जॉन ने एक फॉरेन कंट्री में एक आदमी को सबके सामने बेरहमी से मार दिया था, इसलिए काउंसिल उससे कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लेती है। जॉन यहाँ काउंसिल के सामने काफी झूठ बोलता है, जैसे कि निको ने ही नेमार को मारा था, इसलिए उसने निको को मार दिया, पर काउंसिल उसकी एक नहीं सुनती। काउंसिल की बिल्डिंग से बाहर निकलता है, वो काफी परेशान था, वो एक जगह जाके बैठ जाता है। जॉन को उसकी गर्लफ्रेंड समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, और तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। यहाँ पर एक लेडी आती है जो अपना नाम वेल बताती है कि वो एक बहुत पावरफुल ग्रुप के लिए काम करती है, और साथ ही वो जॉन की भी मदद करने को तैयार है। बस कंडीशन ये थी कि जॉन को वही करना होगा जो वो कहेगी। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि जॉन ने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया है, जिसके बारे में सिर्फ बकी और फैल्कन को ही पता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीमो सोकोविया यानी अपने खुद के देश में खड़ा था, जहाँ वो अपनी फैमिली की मूर्ति को देख रहा था, और तभी वहाँ बकी आ जाता है। वो जीमो को डोरा मिलाजी के हवाले कर देता है। यहाँ डोरा मिलाजी बताती है कि वो इस बार जीमो को अंडर वाटर जेल में रखेंगे। डोरा मिलाजी के वापस वकांडा लौटने से पहले उनसे एक और फेवर मांगता है। वो क्या था वो हम आगे देखेंगे। वहीं हम देखते हैं कि सैम शील्ड को लेकर इजिया के पास जाता है। इजिया सैम को समझाता है कि ये देश के लोग कभी भी एक ब्लैक आदमी को कैप्टन अमेरिका बनता हुआ नहीं देखेंगे, और ना ही उसे कैप्टन एक्सेप्ट करेंगे। इजिया अपनी खुद की कहानी बताता है कि कैसे जब वो आर्मी में था तब उनकी पूरी टीम को सीरम दी गई, पर उस सीरम के असर से सब एक एक करके मरने लगे, पर वो सीरम इजिया पर काम कर गई, जिसके बाद इजिया को कई सालों तक जेल में रखा गया और उस पर अलग अलग तरीके के टेस्ट किए गए। दौरान इजिया की वाइफ की डेथ भी हो गई, पर फिर एक दिन एक नर्स को उस पर दया आ गई और इसी वजह से इजिया वहां से भागने में कामयाब रहा, और इसके बाद इजिया ने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया ताकि उसको फिर से कभी पकड़ के ना ले जाए। इजिया की बातें सुनकर सैम को भी लग रहा था कि शायद ये कंट्री कभी भी किसी ब्लैक आदमी को कैप्टन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाद सैम अपनी बहन सैरा के घर वापस आ जाता है। घर आकर सैम अपने पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से बोट को रिपेयर करने में लग जाता है ताकि वो उस बोट को बेच सके। तभी वहाँ बकी भी आ जाता है। बकी फैल्कन के लिए एक बॉक्स लाया था, जो कि असल में वकांडा की तरफ से गिफ्ट था। बॉक्स में क्या था ये हम आगे देखेंगे। वहीं जॉन लेमार की फैमिली से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को बताता है कि कैसे लेमार ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला किया जिस वजह से वो मारा गया, पर उसने उन लोगों को मारकर अपना बदला पूरा लिया है। एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि जॉन लेमार की फैमिली से झूठ बोल रहा है, क्योंकि निको ने लेमार को नहीं मारा था बल्कि कार्ली ने मारा था। वहीं सैम, बकी और उनके साथी मिलकर के बोट ठीक कर देते हैं, पर सैरा अब इस बोट को बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी को ऐसे किसी को देना नहीं चाहती थी। वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वो बोट को नहीं बेचेंगे। वहीं बकी और सैम शील्ड थ्रोइंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब बकी बताता है कि अब वो अपने बुरे सपनों से और नहीं भागेगा, बल्कि उन लोगों की हेल्प करेगा जिनका उसने कभी न कभी कुछ बुरा किया हो। सैम भी डिसाइड कर लेता है कि अब वो स्टीव के भरोसे पर खरा उतरेगा और नया कैप्टन अमेरिका बनेगा। सैम अपनी कैप्टन अमेरिका बनने की ट्रेनिंग चालू कर देता है, जिसके अंदर वो शील्ड थ्रोइंग और अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करता है। कार्ली और उसके साथी जीआरसी की मेन बिल्डिंग पर अटैक का प्लान कर रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क में थी। कार्ली का प्लान था कि वो सेनेटर और बाकी जीआरसी मेंबर्स को किडनैप कर लेगी ताकि वो गवर्नमेंट से अपनी सारी शर्तें मनवा सके। रेडविंग भी फ्लैग स्मैशर को ऑनलाइन ट्रैक कर रहा था और नए सिग्नल न्यूयॉर्क से आ रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि अगला अटैक न्यूयॉर्क में होने वाला है, और वो ये बात सैम को बता देता है। बात सुनकर सैम समझ जाता है कि वो जरूर न्यूयॉर्क में जीआरसी की मेन बिल्डिंग पर अटैक करने वाले होंगे, और इसीलिए वो वकांडा से आया अपना गिफ्ट खोल लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जीआरसी की बिल्डिंग में काम करने वाले कुछ लोग फ्लैग स्मैशर के साथ ही जुड़े हुए थे, और वो बिल्डिंग के पावर को कट कर देते हैं। बिल्डिंग में पॉइजनस गैस भी छोड़ देते हैं ताकि बिल्डिंग के अंदर से सारे जीआरसी मेंबर्स बाहर निकल जाएं। जीआरसी की बिल्डिंग के पास पहुंचता है, जहां शैरन पहले से ही मौजूद थी। बकी और शैरन बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। वहीं सैम एंट्री लेता है अपनी नई चमचमाती कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म के साथ, जो कि वकांडा टैग से लेस थी। में हम जिस वकांडियन गिफ्ट की बात कर रहे थे वो असल में सैम का नया वाइब्रेनियम से बना हाईटेक सूट ही था। सैम बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और कार्ली के लोगों से लड़ने लगता है। तो बाकी समझ चुके थे कि कार्ली का प्लान है कि वो जीआरसी के मेंबर्स को बाहर निकाल के किडनैप कर ले, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि उन्हें अंदर ही रखें, पर काफी देर हो चुकी थी। वो गाड़ियों या फिर प्लेन में बैठकर बाहर जा चुके थे। इसी तरफ फ्लैग स्मैशर का एक आदमी सेनेटर और बाकी जीआरसी लीडर्स को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाता है। सैम उसका पीछा करता है और अपने नए सूट और शील्ड की मदद से उसको हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है, और साथ ही जीआरसी मेंबर की मदद से उस चॉपर को क्रैश होने से भी बचा लेता है। जो जीआरसी मेंबर्स गाड़ी से ले जाए जा रहे थे उन्हें कार्ली और उनके साथी पकड़ लेते हैं ताकि वो उन्हें किडनैप कर सके, पर तभी वहां बकी और जॉन वॉकर पहुंच जाते हैं। यहाँ हम जॉन के हाथ में एक शील्ड देखते हैं जो कि एकदम ओरिजिनल शील्ड जैसी है, पर वो ओरिजिनल नहीं थी। वो एक बात समझ आ जाती है कि बकी और जॉन के रहते वो इन सबको किडनैप तो नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उनकी गाड़ी को नीचे डेड एंड में धकेलने की कोशिश करती है। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो गाड़ी में बैठे जीआरसी मेंबर्स को बचा सकता था, या फिर कार्ली का पीछा करके उससे अपने दोस्त की मौत का बदला ले सकता था। हाँ, बदला भूलकर उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। जॉन गाड़ी को लगभग खींचकर ऊपर ले ही आया था, पर तभी कार्ली और उसके आदमी
जॉन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से गाड़ी उसके हाथ से छूटकर फिर से नीचे जाने लगती है। सैम आ जाता है और वो गाड़ी को ऊपर वापस पहुंचा देता है। फिर वो कार्ली और उसके साथियों को सरेंडर करने को कहता है, पर तभी एरिना में फ्लैग स्मैशर के लोग स्मोक बॉम्ब छोड़ देते हैं, जिस वजह से हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और कार्ली और उसके साथी अंडरग्राउंड टनल में भागने की कोशिश करते हैं। हीट सिग्नेचर को देख करके उनका पीछा करने लगता है। साथ ही बकी और जॉन भी उसके पीछे आते हैं। वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि टनल के अंदर वो दो तरफ मुड़ चुके हैं। ये था कि वो लोग ग्रुप में बट गए हैं, इसलिए एक तरफ तो सैम जाता है और दूसरी तरफ बकी और जॉन। के अंदर कार्ली का पीछा करते करते शैरन भी वहां पहुंच चुकी थी। कार्ली शैरन को गन पॉइंट पर ले लेती है और तभी वहां पर एक बंदा भी आ जाता है जो शैरन के लिए ही काम करता था। वो कार्ली को गन पॉइंट पर ले लेता है। सीरीज का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। यहाँ पर कार्ली शैरन को शैरन नहीं बल्कि पावर ब्रोकर बोलती है। इससे हमें समझ में आता है कि शैरन और कोई नहीं बल्कि पावर ब्रोकर खुद है। नहीं, हाइड्रा के साइंटिस्ट से सीरम वापस बनवाई और कार्ली भी पहले उसी के लिए काम करती थी, पर फिर कार्ली ने ही सीरम चुराई और वो वहां से भाग गई। शैरन इतने टाइम से बकी और सैम को झूठ बोलकर उनका फायदा उठा रही थी। आदमी कार्ली को शूट करने वाला था, इसीलिए शैरन उस आदमी को शूट कर देती है। कार्ली हड़बड़ाहट में गोली चला देती है जो कि शैरन को लग जाती है और ये सब हो ही रहा था कि सैम वहां पहुंच जाता है। कार्ली को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर कार्ली उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद कार्ली उस पर अटैक कर देती है, पर सैम किसी भी अटैक का जवाब नहीं देता, जिससे कार्ली और भी गुस्सा हो जाती है और फाइनली कार्ली सैम को शूट करने ही वाली थी कि पीछे से शैरन उसे गोली मार देती है, जिस वजह से कार्ली वहीं मारी जाती है। और बकी ने पुलिस की मदद से फ्लैग स्मैशर के बाकी मेंबर्स को भी पकड़ लिया था। सैम कार्ली की डेड बॉडी लेकर टनल से बाहर आ जाता है। सेनेटर और जीआरसी मेंबर्स सैम का शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ मीडिया भी आ चुकी थी और इसी वजह से सब कुछ टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। सैम यहाँ सेनेटर और बाकी जीआरसी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी हेल्प करें, ना कि उन्हें अपने देश से भगाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कुछ दिनों में फिर से एक नई फ्लैग स्मैशर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएगी। मेंबर्स भी सैम की बात मानते हुए रेफ्यूजीज की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं इजिया ये सब टीवी पर देख रहा था और वो खुश भी था। सैम इसके बाद शैरन के पास जाता है। शैरन को गोली लगी थी, पर अब वो पहले से ठीक थी। वहीं दूसरी तरफ जिन गाड़ियों में फ्लैग स्मैशर के लोग जा रहे थे, ब्लास्ट होता है और सारे सुपर सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये सब दूर बैठा एक बूढ़ा आदमी अपनी कार से देख रहा था। इस बूढ़े आदमी का लिंक जीमो और उस लेडी से था जो जॉन की काउंसिल टाइम पर मिली थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राफ्ट नाम की एक अंडर वाटर जेल में कैद था, जहां वो रेडियो पर सुन रहा था कि फ्लैग स्मैशर के लोग ब्लास्ट में मारे गए और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उस ब्लास्ट के पीछे जरूर जीमो का ही हाथ था। आगे हम देखते हैं कि जॉन वॉकर को वेल नाम की वो लेडी एक नया सूट देती है, जो कि जॉन वॉकर के पुराने सूट से थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अंदर ब्लू की जगह पूरा ब्लैक कलर था। बताती है कि आगे एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसमें लोग कैप्टन अमेरिका को भूल जाएंगे और सिर्फ यूएस एजेंट को याद रखेंगे। इस तरह यहाँ मार्वल ने यूएस एजेंट के कैरेक्टर को भी एमसीयू में लॉन्च कर दिया। वहीं बकी ने भी उस जापानीज बूढ़े आदमी को हिम्मत करके सारी सच्चाई बता दी कि उसी की वजह से उसका बेटा मारा गया। बकी ने अपने डॉक्टर को एक थैंक यू नोट भी भेजा। वहीं सैम इजिया को लेकर कैप्टन अमेरिका के मेमोरियल पर जाता है, जहां वो उसे इजिया की स्टैचू दिखाता है। इजिया ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। देखते हैं कि बकी, सैम और उसकी पूरी फैमिली उस बोट पर पार्टी कर रहे थे जहां उन्होंने उसे रिपेयर किया था। इसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शैरन को सेनेटर फुल पार्डन दे देते हैं और साथ में सीक्रेट सर्विस के अंदर एक जॉब भी ऑफर करते हैं। शैरन भी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। बाहर आकर शैरन किसी को कॉल करके कहती है कि बायर्स को रेडी रखना, अब तो हमारे पास गवर्नमेंट की इंटरनल सीक्रेट न्यूज़ भी इजीली अवेलेबल होगी। समझ पाते हैं कि वंस ए पावर ब्रोकर ऑलवेज ए पावर ब्रोकर। इस शानदार टीवी सीरीज का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।